वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 का क्लास 12th का 2023-24 सेशन का पेपर डिस्कस करने वाले हैं सेट 1, जिसका कि जो कोड है वो 6521 है। सबसे पहले हम यहाँ सेक्शन ए पढ़ेंगे जो MCQ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, if the sum of all elements of a 3x3 matrix is 9 then the product of all its element is। तो यहां पर वो कह रहा है कि एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेट से उसका नाम है A। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल में स्केलर प्रेजेंट होता है, उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यहां पर केवल वो स्केलर प्रेजेंट होता है। वो कह रहा है कि जो सभी का सम है, यानी a प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस a प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस a इज इक्वल टू 9 है। दैट इज 3a इज इक्वल टू 9, और यहाँ a की जो वैल्यू है वो 3 हमारे पास आ गई। देन वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इज। तो प्रोडक्ट करना है, आप समझो सभी का प्रोडक्ट करोगे। जैसे a ले लिया इनटू सेकेंड एलिमेंट है 0। अब इसके अलावा कुछ भी यहां पर प्रेजेंट हो, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि यहां पर आपके 0 भी है और 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई आप कर लो हमेशा 0 ही मिलेगा। तो इसका भी कोई यूज नहीं था यहां पर। सिंपली आप कह सकते हैं क्योंकि उसमें एक एलिमेंट 0 है तो उनका प्रोडक्ट यहां पर 0 होगा। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए, लेट एफ आर पॉजिटिव 2 -5 कॉमा इंफिनिटी। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ आर पॉजिटिव 2 -5 कॉमा इंफिनिटी, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर plus 6x minus 5 where r positive is the set of non-negative real numbers then f is। जहां पर ये r पॉजिटिव जो है वो आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को शो कर रहा है। तो हमें चेक करना है कि ये 1 1 है, ऑन 2 है, बाइजेक्टिव है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां डोमेन में से 2x1 x2 लेंगे। x1 की इमेज होगी fx1, x2 की इमेज होगी fx2, और फिर हम ये बोलेंगे कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है, यानी ये दोनों तो एक ही हो जाएंगे। अब अगर x1 और x2 भी इक्वल आ गए तो फिर हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो जाएगी, और यही फंक्शन हमारा 1 1 होता है जिसमें हर किसी की जो इमेज है वो आपको यूनिक मिले। तो हम यहां मान लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव सच दैट fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है। fx1 की वैल्यू निकालोगे तो यहां रख दो 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, दोनों को इधर ले आइए। 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से फर्स्ट वाली टर्म में से तो 9 कॉमन ले लेंगे, यहां से 9 ले लिया तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस यहां से 6 कॉमन ले लिया तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया x1 माइनस x2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्लस यहां पर है 6 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा 9x1 प्लस x2, यहाँ पे प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब या तो पहली वाली टर्म 0 होगी
या फिर ये सेकेंड वाली टर्म 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले गए तो ये हो गया माइनस का 6, ये डिवाइड में आया, माइनस का 2/3 विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप बोलें सर क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप देखो जो x1 और x2 हैं हमने वो r पॉजिटिव से लिए हैं, यानी दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके एक नेगेटिव नंबर हमारे पास कभी भी नहीं आ सकता, यानी ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से x1 x2 के इक्वल आ गया। आप समझो कि हमने fx1 को fx2 के इक्वल लिया, x1 x2 के इक्वल आ गया, सो f इज 1 1। तो जो f है हमारे पास वो 1 1 होगा। सेकंड, फॉर ऑन टू हम इसे चेक करते हैं। अब ऑन टू क्या कहता है कि यहां x है, उसकी इमेज मान लो y है, यहां के हर एक y के लिए मुझे x प्री इमेज यदि r पॉजिटिव के अंदर मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे, यानी उसकी प्री इमेज हमें वहां पर मिल जानी चाहिए। उसके लिए हम fx को y के इक्वल रख देते हैं। fx है 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू मैं तभी निकाल पाऊंगा जब यहां कंप्लीट स्क्वायर हम बनाएंगे। तो इसे कंप्लीट स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं, ये है 3x का स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू 3x इंटू 1 ऐड कर लो और 1 ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये बन गया 3x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो y प्लस 6, ये इधर आकर के प्लस माइनस रूट y प्लस 6, इस 1 को इधर ले आए, 3x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6, और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6 बाई 3। यानी यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट y प्लस 6 बाई 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट y प्लस 6 बाई 3। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि x वहां नेगेटिव नंबर्स तो हैं ही नहीं। अब जो y है वो -5 टू इंफिनिटी है, जब आप यहां -5 रखोगे तो यहां पे मिलेगा 0, x की वैल्यू क्या मिलेगी 0, यानी जो यहां -5 है वो 0 से मैप करेगा, -5 की प्री इमेज 0 वहां पर है। अब इसमें से आप कोई भी y यहां रख लो, आपको r पॉजिटिव के अंदर एक x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब हर किसी y के लिए यहां प्री इमेज मिल रही है। सो f इज ऑन टू, हम कहेंगे फॉर एवरी y belongs to -5 infinity there exists a pre-image x belongs to r positive such that fx is equal to y। अब आप इसे ना x के अंदर यहां पुट करके इसे y के इक्वल दिखा देंगे, सो f इज ऑन टू। तो जो f है हमारा वो क्या होगा, वो ऑन टू होगा। f जो है वो 1 1 भी आ रहा है, ऑन टू भी आ रहा है, दैट मीन्स f इज बाइजेक्टिव। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, इफ हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है -a b c a minus b c a b minus c is equal to k of a b c, then the value of k is, तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको एक्सपेंड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और फिर कंपेयर करके हम k की वैल्यू निकालेंगे। सो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पे आया -a, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो bc माइनस bc, माइनस b, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -ac माइनस ac प्लस c इंटू यहां पे ab प्लस ab,
और ये किसके इक्वल है, k ऑफ ए बी सी के इक्वल है। ये हो गया माइनस का 2ac, उसको माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2abc, और यहां पे ट्वाइस ऑफ ab को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ abc इज इक्वल टू k ऑफ abc। यहां पे आ गया 4abc इज इक्वल टू kabc। अब यहां पे आप देखो तो k की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, ऑन कंपेयरिंग, तो जो k की वैल्यू है वो हमें यहां पर 4 मिल रही है। सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन है, केवल लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है उसे एक्सपेंड करना है, फिर उसमें a b c दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 4 यहां पर कंपेयर करके हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ये हमें फंक्शन दे रखा है और इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिन पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले तो इस मॉड्यूलस फंक्शन को हमें यहां ब्रेक करना पड़ेगा। आप समझो कि मॉड्यूलस फंक्शन का काम होता है वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। अगर अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको ये पॉजिटिव कर देता है। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम एक और माइनस साइन लगा देते हैं सो दैट वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। यानी जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस साइन को हम ब्रेक करते हैं माइनस में, और जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है तो उसे सिंपल हम प्लस साइन में ब्रेक कर लेते हैं। अब जरा चेक करें, व्हेन x इज लेस देन -3, लेस देन -3 मतलब -4, -5, -6, यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो fx जो है यहां पे आ गया -x + 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3, -2x इफ x इज फ्रॉम -3 to 3, एंड इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये होगा 6x + 2। अब जरा चेक करो कि व्हेन x इज लेस देन -3, क्योंकि -3 से छोटे पर ये है, -3 से बड़े पर ये है, तो -3 पर तो फंक्शन हमारा हम कुछ कह ही नहीं सकते। बट व्हेन x इज लेस देन -3, fx जो है वो है -x + 3, और ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। बीइंग अ पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। कंटीन्यूअस क्या है कि fx जो है वो पॉलिनोमियल है, लेस देन -3 की वैल्यूज के लिए ये सभी पर कंटीन्यूअस होगा। और जब जो x है वो -3 से 3 है तब fx हमारा है -2x, आल्सो ए पॉलिनोमियल, कंटीन्यूअस होगा फॉर एवरी x। तो यहां पर व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, जो fx है वो है 6x + 2, यानी पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस होगा। यहां पर एक तो पॉइंट रह गया -3 और एक पॉइंट रह गया 3। इनके अलावा ये सभी पॉइंट्स पर क्या आ रहा है, आपका कंटीन्यूअस आ रहा है, क्योंकि इनके अलावा जो भी पॉइंट है सभी पर जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है। इन दोनों पर हम बारी बारी चेक कर लेंगे। एट x इज इक्वल टू -3 हम LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 LHL के लिए फंक्शन वो होगा जहां पर x लेस देन -3 है, यानी -x + 3। यहां पे हम x को पुट कर देंगे -3 -h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आप पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 + h + 3। h की वैल्यू 0 रखेंगे, ये आ गया 6। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, और RHL के लिए फंक्शन होगा ये -2x। यहां पे पुट कर देंगे x को -3 + h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे -3 + h रखेंगे,
लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू -3 प्लस h, और ये वैल्यू आ रही है, h के प्लेस पर 0 रख देंगे तो ये भी आ गया 6, और फंक्शन की वैल्यू एट -3 निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -3 यहां पे रखेंगे, माइनस ऑफ -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू -3। तीनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल आ रही हैं, यानी कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 पर तो ये कंटिन्यूअस है। इसके अलावा एक और पॉइंट बचता है, एट x इज इक्वल टू 3, LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस यानी x लेस देन 3 है तो -2x फंक्शन होगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे रख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू 3 माइनस h, h के प्लेस पर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा -6। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, RHL के लिए फंक्शन होगा 6x प्लस 2। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 3 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 18 प्लस 2 इज 20। आप चेक करो कि यहां पर, और f3 की भी वैल्यू आप निकालोगे तो वो यहां पर रखेंगे, दिस इज 20। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f3, यानी ये आपस में इक्वल नहीं है, सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, यानी ये -3 पर तो कंटिन्यूअस आया, x इज इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। यानी कितने पॉइंट्स हो गए पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी? एक ही पॉइंट ऐसा है, क्योंकि -3 से छोटे, -3 से 3 के बीच में और 3 से बड़ी सभी वैल्यूज पर ये कंटिन्यूअस है। केवल 3 ही एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिस पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के लिए है। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 12x माइनस 18 इज। हमें बताना है कि ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर क्या होगा। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव आप निकालें तो f' ये हो गया 3x² माइनस 6x प्लस 12, ये हो गया। अब यहां पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, x² माइनस 2x प्लस 4। आप समझें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 9 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्योंकि देखिए x माइनस 1 का स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, 9 भी पॉजिटिव, और तीनों पॉजिटिव नंबर्स को जब आप ऐड कर लेंगे यहां पर तो इसका रिजल्ट दैट मींस जो f' है वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब f' ग्रेटर देन 0 सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो fx जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपका यहां पर होगा। दैट मीन्स ऑन आर सभी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप ले लें, उन सभी पर क्या होगा, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए, 0 to π/2
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। लेट्स से दिस इज आई। हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? दिस इज कॉस एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन एक्स और यहां पे आ गया 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। अब क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जरा चेक करिए, दोनों का एलसीएम तो सेम है 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। दोनों का जो एलसीएम है वो सेम आ रहा है और यहां पे टर्म है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहां पे है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहां पे कॉस एक्स से कॉस एक्स साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, यानी 2i इक्वल आया 0 के, विच इंप्लाइज जो i है वो किसके इक्वल है 0 के। तो केवल एक प्रॉपर्टी हमें यहां पर यूज करनी है और हम इसका इंटीग्रेशन यहां पे बता पाएंगे। नाउ क्वेश्चन 7 देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू f of xy will not be a homogeneous differential equation if fxy is, कि कौन सा इनमें से f of xy का फंक्शन होगा जिसके लिए हमारी जो ये है वो एक डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। आप समझो कि अगर हम क्या करें, फंक्शन में x के प्लेस पर लैम्डा x और y के प्लेस पर लैम्डा y रख दें और वहाँ से लैम्डा की सम पावर n और वो f ऑफ एक्स वाई के इक्वल बन जाता है, ये 0 भी हो सकती है n। तो ये अगर ऐसा बन जाता है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। जब आप इस d को f ऑफ एक्स वाई मानोगे, f ऑफ एक्स वाई मान लिया, तो इसमें x के प्लेस पर लैम्डा x और y के प्लेस पर लैम्डा y रख देंगे, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर लैम्डा x ओवर लैम्डा y, यानी ये कैंसिल हो गया और ये बन गया कॉस स्क्वायर x बाई वाई, यानी f ऑफ एक्स वाई के इक्वल बन गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हो लैम्डा की पावर 0, यानी f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल आ गया f ऑफ एक्स वाई के, यानी ये तो एक होमोजीनियस फंक्शन है। इसमें जब इसको आप f ऑफ एक्स वाई मान लेंगे तो यहाँ पर भी आप f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर और लैम्डा x इंटू लैम्डा y। ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया और नीचे भी लैम्डा स्क्वायर आपका प्रेजेंट है, तो ये भी किसके इक्वल आ गया f ऑफ एक्स वाई के, यानी ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा। और जब इसे मानोगे तो यहाँ पे लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, तो ये सिंपल f ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ गया, ये भी आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा। यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ पे f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई हम निकालेंगे तो ये आएगा कॉस लैम्डा एक्स माइनस साइन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। यहाँ पे ये f ऑफ एक्स वाई के इक्वल नहीं है, यानी ये इसका क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर कि इस फंक्शन को अगर आप लेंगे तो वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, बिकॉज लैम्डा को हम यहाँ से बाहर इसमें से नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद
क्वेश्चन 8 को जरा आप देखिए। फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू, यानी डॉट का रिलेशन हमें देखना है। आप समझो कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b इज मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b इनटू cos थीटा, एंड cos थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। इसको इधर ले आए, a डॉट b अपॉन a वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू b वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू cos थीटा। जो cos थीटा है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि a डॉट b अपॉन a वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू b वेक्टर का मॉड्यूलस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। इसको इधर ले आएंगे तो a डॉट b इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू b वेक्टर का मॉड्यूलस, दैट इज ऑप्शन सी को यहां पर आप टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए। The coordinates of the foot of perpendicular drawn from the point 0, 1, 2 on the x-axis are given by। हमारे पास एक पॉइंट है that is 0, 1, 2। इससे एक परपेंडिकुलर डाला गया कहाँ पर, x एक्सिस पर। तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। अब ये तो हमें क्लियर है कि जो x एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो किस फॉर्म का होगा, वो k0 0 टाइप का होगा। यहां पर y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 होंगे, केवल x कोऑर्डिनेट की सम वैल्यू k होगी। इसके बाद यदि हम कहें कि यहां पर मान लो कोई लाइन है, देयर इज अ लाइन L, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x एक्सिस के साथ वो अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा एंड z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा हमारे पास क्या होते हैं, उसके DCs होते हैं। ये LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं। और अगर हम x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि x एक्सिस जो है अपने साथ, देखो अब लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल होता है अल्फा। अब क्योंकि जो लाइन है वो खुद x एक्सिस है, तो x एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। तो अल्फा आ गया 0। यहां पे आप डायरेक्ट करते हैं, चलो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड कॉस 0 हो गया, दैट इज 1। M हम बोलेंगे कॉस बीटा, बीटा होता है y एक्सिस के साथ एंगल। जो x एक्सिस है वो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि जो तीनों एक्सिस होती हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो cos 90 इज 0 और n cos गामा इसके साथ भी ये z एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो DCs क्या आ गए, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए 1, 0, 0। और हम ये जानते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो उसके ही m उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल या उनका आप कह सकते हो कि सम m मल्टीपल DCs DRs होते हैं। तो हम कहते हैं कि m मल्टीप्लाई करके हमें इसके DRs मिल गए। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ गए। इसको नाम दे देते हैं सम PQ। DRs ऑफ PQ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यदि हमारे पास लाइन के दो पॉइंट हों x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो इसके DRs होते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यहाँ पे k माइनस 0 इज k, 0 माइनस 1 इज -1 एंड 0 माइनस 2 इज -2। दिस इज DRs ऑफ PQ। अब क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है, दो लाइंस यदि परपेंडिकुलर हो तो उनके DRs का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर PQ इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, देयरफॉर k इंटू m प्लस 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -2 0 के इक्वल होगा।
तो के एम किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहां से के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के हमारे यहां पर आ गई है। यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यहां पे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,0,0 एंड दीज आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और यही हमारे पास क्या दे रखे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दैट मीन्स आप ऑप्शन डी को यहां टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 10 देखिए, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाई ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। हमारे पास एक तो होता है z, जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर होते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसे ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू m, सम cx प्लस डी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, इस तरीके से। तो हमारे पास एक फिजिबल रीजन बनता है, एक फिजिबल रीजन कॉमन पोर्शन बनता है इन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का, और इन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का जो कॉमन पोर्शन है उसका हम क्या नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं हम फिजिबल रीजन, उसे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। और वो यही पूछ रहा है कि उस कॉमन पोर्शन को हम क्या कहते हैं आपका, उसे फिजिबल रीजन हम कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए, लेट ई बी एन इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई सैंपल स्पेस है किसी एक्सपेरिमेंट का और उसका इवेंट है कैपिटल ई, देन पी एस बाई ई किसके इक्वल होगा, पी एस बाई ई। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये इक्वल होगा पी एस इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। और आप समझो, मान लो कोई सैंपल स्पेस है आपका 1 2 3 4 5 6 और इसका ही कोई इवेंट है E, दैट इज 1 2, नंबर लेस देन 2। अगर आप S और E का इंटरसेक्शन लेंगे, S और E का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आ जाएगा 1 2, यानी कि वो इवेंट ही आपके पास आ जाता है। आप सैंपल स्पेस के साथ किसी भी इवेंट का इंटरसेक्शन ले लो, वो इवेंट खुद ही वहां पर आ जाएगा। यानी S इंटरसेक्शन E जो है वो आपका E के ही इक्वल हो जाएगा, एंड PE अपॉन PE जो है वो हो गया 1। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, वो हमेशा 1 आपके पास आएगी। तो आप ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिए, A is equal to Aij be a 3x3 matrix where Aij is I minus 3j। हमारे पास A is equal to Aij एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, जहां पर Aij है I minus 3j। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा। तो पहले तो हम ये एक 3x3 की मैट्रिक्स बना लेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यदि मुझे ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएं तो मेरे पास वो मैट्रिक्स आ जाएगी, और इस पर जो भी कंडीशन है हम उसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले A11 निकालते हैं। पहला एलिमेंट I है, दूसरा J है, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2। A12 निकालते हैं, 1 माइनस 6 इज माइनस 5। A13 निकालेंगे, 1 माइनस 9 इज माइनस 8। हम A21 निकालेंगे तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1। 2 निकालेंगे तो 2 माइनस 6 इज माइनस 4। A23 निकालेंगे तो 2 माइनस 9 इज माइनस 7। A31 निकालेंगे, 3 माइनस 3 इज 0। A32 निकालेंगे, 3 माइनस 6 इज माइनस 3। 3 निकालेंगे, 3 माइनस 9 इज माइनस 6। यानी ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई -2 -5 -8 -1 -4 -7 0 -3 -6। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि
A11 इज लेस देन 0, A11 इज लेस देन 0, A11 है -2 इज लेस देन 0, सही बात है, यानी ये तो सही है। दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है कि आप A12 प्लस A21 को जोड़ेंगे तो आपके पास -6 आएगा। A12 हमारे पास है -5 और A21 है -1, तो -6 आ रहा है, ये बात भी सही है। सी को जरा देखते हैं कि A13 इज ग्रेटर देन A31, A13 इज ग्रेटर देन A31, A13 है -8 और 31 है 0, तो क्या ये इससे बड़ा है? नहीं है, यानी यही तो आपका आंसर होगा। ये फॉल्स है आपकी बात यहाँ पर। और डी को भी ज़रा चेक कर लेते हैं। A13 31 इज 0, डेफिनेटली ये बात सही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऑप्शन बी मिल जाता है ना तो थोड़ा आगे चेक कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ और बढ़ा के वैल्यू वो अगले ऑप्शंस में दे देते हैं, तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको पूरे ऑप्शंस चेक कर देने हैं, आंसर मिल जाए तब भी पूरे ऑप्शन चेक करने हैं आपको। तो यहाँ पर ये जो सी है ये बात यहाँ पे गलत है, बाकी इसके अलावा तो सब सही स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। नाउ क्वेश्चन 13 देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x जो है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, यानी 2x/1 प्लस एक्स की पावर 4, ये इसका यहाँ पे डेरिवेटिव होगा। इसके बाद क्वेश्चन 14 है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैड अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश का स्क्वेयर प्लस y डैश की पावर 3 इज इक्वल टू x साइन y डैश। y डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स और y डबल डैश का मतलब है d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस dy बाई डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू x साइन dy बाई डी एक्स। इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर। जनरली तो यहाँ 2 होनी चाहिए थी, बट यहाँ साइन का जो एंगल है वो dy बाई डी एक्स है। साइन या कॉस या फिर लॉग का ये फंक्शन आ जाए dy बाई डी एक्स, तो ऐसे केस में हम डिग्री नहीं बता सकते। दैट मीन्स डिग्री नॉट डिफाइंड यहाँ पर लिखेंगे आपकी, इसकी डिग्री यहाँ पर नहीं बताई जा सकती। इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स इज। एक ऐसा यूनिट वेक्टर बता दीजिए जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। लेट हम पहले वेक्टर को नाम दे रहे हैं ए वेक्टर, that is I plus k, and b vector is I minus k। अगर मैं यहाँ पर a क्रॉस b निकालता हूँ तो a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होता है जो a और b दोनों पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बट हमें यूनिट वेक्टर बताना है तो इस वेक्टर को हम इसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होगा टू बोथ a एंड b। तो हम पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k। पहले a वेक्टर के i j और k के कॉफिशिएंट्स 1, j का 0 1, यहां पर 1 0 -1 एंड एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो यहां पे आएगा
हेयर आई, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस 0, माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -1 -1 प्लस के, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 0, यानी यहां बचा -2, ये प्लस का 2j। दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मॉड्यूलस और निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर इज 4, दैट इज 2। अब हम बोलेंगे यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर to A vector and B vector is given by A vector cross B vector upon A vector cross B vector का मॉड्यूलस, that means 2j कैप अपॉन 2, यानी वो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे पास j कैप यहां पे आ जाएगा, that is ऑप्शन बी को यहां पर आप टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 16 है डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। हमारे पास एक लाइन है x माइनस 1 बाई 2 माइनस वाई 2z प्लस 1 अपॉन 6। ये पैरेलल लाइंस हैं। इन पैरेलल लाइंस के जो डीआरस हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी जो इसके डीआरस होंगे वही उस वेक्टर के डीआरस होंगे जो इसके पैरेलल है, यानी हमें इस लाइन के डीआरस निकालने हैं। और डीआरस लाइन के निकालना बहुत आसान है। यहां पर आपकी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो ये जो ए बी सी हैं उस केस में डीआरस होते हैं। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस -1 को नीचे ले आइए तो ये -1 नीचे आ गया, यहां y माइनस 0 लिख सकते हो। यहां से 2 कॉमन लो, z प्लस 1 बाई 2 अपॉन 6, यानी ये 3 आ गया। तो यहां पे आया x माइनस 1 बाई 2, y माइनस 0 बाई -1 एंड z माइनस ऑफ -1 बाई 2 अपॉन 3। यहां पर x y z होना चाहिए। तो डीआरस ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 -1 3। ये उसके डीआरस हमारे पास यहां पे आ जाएंगे। क्योंकि पैरेलल है तो डीआरस इक्वल होंगे। तो आप यहां ऑप्शन बी को इसमें टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 17 आप देखिए क्या कह रहा है। इफ एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये आपको एफ एक्स दे रखा है। एंड वो कह रहा है कि जो एफ एक्स का स्क्वायर है वो इक्वल है एफ ऑफ के एक्स के। तो के की वैल्यू बता दीजिए, यानी एक तो हमें एफ एक्स का स्क्वायर निकालना होगा, एक एफ ऑफ के एक्स हमें निकालना होगा। तो आप समझें कि इसका स्क्वायर निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई खुद से कर देंगे, एफ एक्स डॉट एफ एक्स कर देंगे। तो यहां पे आ गया, लिखिए जरा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां पे आ गया 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। इसकी मल्टीप्लाई इससे ही करेंगे तो कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। इसकी मल्टीप्लाई इससे ही कर रहे हैं हम। तो ज़रा चेक करिए यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 0 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 0, और यहां 0 0 1 0 प्लस 0 प्लस 1। सेकेंड रो की साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स
प्लस 0, यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 0 प्लस 1, यहाँ पे आया 0 प्लस 0 प्लस 0, इसकी इससे करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 प्लस 1। ज़रा समझिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कॉस 2x के, और ये बन गया आपका माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल होता है साइन 2x के, तो ये माइनस का साइन 2x, ये 1, दिस इज ओके। यहाँ पर भी 0 आएगा, 0, यहाँ पे ये 0, ये बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन 2x, ये बनेगा कॉस 2x, 0 0 1। अब हमें निकालना है क्या, f ऑफ kx। तो f ऑफ kx आप निकालोगे तो जहां पर भी हमारे पास, यहां पे हम लिखते हैं f ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ kx। ये तो हमने अभी निकाला, cos 2x माइनस साइन 2x, 0 साइन 2x cos 2x, 0 0 0 1, ये f ऑफ kx के इक्वल है, यानी जहां भी x है वहां kx रख लो। तो यहां से cos kx माइनस साइन kx, 0 साइन kx cos kx, 0 0 0 1। अब 2 matrices are equal, since 2 matrices are equal, so their corresponding elements are equal। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, यहां से इक्वल होंगे, क्योंकि 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो किसी एक को कंपेयर कर लो, जैसे cos 2x को मैंने कंपेयर कर लिया cos kx से, तो इन एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है, विच इंप्लाइज कि ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से जो k की वैल्यू है वो हमें 2 मिल रही है। आप किसी और को भी कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू 2 आएगी। साइन को कंपेयर करोगे तो अगर ये दोनों की साइन वैल्यू इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। तो यहां से k की वैल्यू हमारे पास 2 यहां पर आ रही है। नाउ क्वेश्चन 18 देखिए, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 120 विद y एक्सिस, देन द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस इज। हमारे पास क्या है, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं यहाँ पर, these are coordinate axes, this is x axis, this is y axis, this is z axis। एक लाइन L है जो x axis के साथ अल्फा, y axis के साथ बीटा और z axis के साथ गामा एंगल बनाती है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो एल की वैल्यू है एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रही है cos 30, और cos 30 होता है हमारे पास √3/2, और बीटा बना रहा है 120, cos 120 को हम लिख सकते हैं आपका cos 90 प्लस 30। अब 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, 90 पर साइन में चेंज हो गया, और साइन 30 होता है हमारे पास 1/2। n इज cos गामा, ये हमें निकालना है। तो L है हमारे पास √3/2 का स्क्वेयर, ये है -1/2 का स्क्वेयर, और ये है cos स्क्वेयर गामा, दिस इज cos स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। ये 3/4, ये 1/4 प्लस cos स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। ये 4/4 1 हो गया इधर जा करके, cos स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 0
कॉस गामा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस गामा इज इक्वल टू 0 किस पर होता है, पाई बाई 2 पर। सो गामा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी जो गामा की वैल्यू है वो हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पर आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन 19 है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। इसका असर्शन क्या कह रहा है, फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप समझो कि कोई मैट्रिक्स है पी, पी ट्रांसपोज यदि पी के बराबर आ रहा है तो सिमेट्रिक, और अगर सिक्यू सिमेट्रिक है तो वो माइनस ऑफ पी के इक्वल होता है, यानी उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। असर्शन में वो कह रहा है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये हमें सिमेट्रिक दे रखा है, और वो कह रहा है कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो सिक्यू सिमेट्रिक है। तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे और चेक करेंगे कि ये किसके इक्वल आ रहा है। तो बी ट्रांसपोज ए बी का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये सबसे आगे आएगा बी ट्रांसपोज, ये फिर इसका होगा ए ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज होगा। और हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसके ही इक्वल होता है, यानी बी ट्रांसपोज ए बी। तो आप चेक करें कि बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज है वो खुद के ही इक्वल आ रहा है, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। अगर ये इसके नेगेटिव के इक्वल आता, माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आता, तब ये आपका क्या होता, सिक्यू सिमेट्रिक होता, यानी जो ए है वो तो फॉल्स है, ए इज फॉल्स। आर को पढ़ लेते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स पी इज सिक्यू सिमेट्रिक इफ पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी होता है, तभी वो सिक्यू सिमेट्रिक होती है। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि जो ए है वो फॉल्स होगा एंड आर है वो ट्रू होगा। इसके बाद क्वेश्चन 20 है, फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है। डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, वैल्यू सेम मिलती है, यानी कि ए इज ट्रू। और ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, नहीं, यहां पे क्या होता है कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये हमारे पास यहां पे आ गया कि ए ट्रू होगा एंड जो आर है वो हमारे पास यहां पर फॉल्स होगा। इसके बाद सेक्शन बी क्वेश्चन 21 का ए पार्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इन सभी को हम बारी बारी अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर इनकी जो वैल्यू आएगी वो वापस यहां रख के हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो tan इनवर्स ऑफ -1/√3 को हमने मान लिया थीटा, तो यहां से tan थीटा किसके इक्वल आ गया, -1/√3 के। अब जो tan है वो 1/√3 किस पर होता है, 30 डिग्री पर, यानी इसको लिख सकते हैं हम tan π/6। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, तो यहां पे ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/6। इन एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल है, तो जो थीटा है वो -π/6 के इक्वल हमारा आ रहा है। अब इसके बाद इसको cot इनवर्स 1/√3 को हमने मान लिया फाई, यानी cot फाई इज इक्वल टू 1/√3। अब जो cot फाई है वो 1/√3 किस पर होता है, cot 1/√3 हमारा होता है 60 पर, सो दैट इज π/3, cot π/3 लिख सकते हैं।
तो यहाँ से फाई इक्वल आ गया π/3 के। एक और वैल्यू बचती है, इसको और सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे आप समझें साइन टेन इनवर्स साइन -π/2 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/2, क्योंकि साइन इसको हमने सब मान लिया थीटा फाई एंड अल्फा मान लिया इसको। देखो साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, तो इस माइनस साइन को हम बाहर ला सकते हैं, तो ये बन गया साइन π/2 और साइन π/2 होता है 1, तो टेन अल्फा किसके इक्वल आ गया -1 के। अब जो टेन है वो 1 किस पर होता है π/4 पर, इस माइनस साइन को अंदर ले आएंगे तो टेन -π/4 इज इक्वल टू टेन अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू -π/4। तीनों की वैल्यू यहां रख दो। पहला आया माइनस का π/6, दूसरा आया π/3 एंड थर्ड वन इज माइनस का π/4। जब तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 12, तो यहां आ गया माइनस का 2π, यहाँ 4π, यहाँ माइनस का 3π, यानी यहाँ पे आ गया -π/12। तो इस पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की जो इक्वेशन दे रखी है आपको, यहाँ पे इसे सॉल्व करने पर वैल्यू -π/12 आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन 21 का बी पार्ट देखिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर -4 एंड आल्सो फाइंड इट्स रेंज। तो यहाँ पर जब हमारे पास जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स x हो, तो इसकी डोमेन x कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 होती है। तो हमें ये बताना है कि इस एंगल के लिए ये x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो ये जो x स्क्वायर -4 है, ये पूरा तो आपका -1 से 1 के बीच में होगा। अब यहाँ दोनों तरफ 4 ऐड कर दें, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर इज 1 + 4, यहाँ पे आ गया 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, √3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू √5। अब यहाँ पर पहला केस मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन √3 कब होगा, यहाँ पे समझें 0 है, ये माइनस का √3, ये माइनस का √5, ये √3, ये √5। जब आप x को देखिए, x को आप -√3 से छोटा ले लें, -√3 से छोटा वैल्यू ले लिया, when x इज लेस देन -√3, यानी माइनस का √4 आप ले लेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो √3 से बड़ा हो जाएगा। एंड अगर इसके अलावा आप √3 से बड़ी वैल्यू ले लेंगे, when x इज ग्रेटर देन √3, जो x है वो आपका लेस देन -√3 लेंगे एंड ग्रेटर देन √3 ले लेंगे, तो आपके पास वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन √3 आ जाएगा। इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो लेस देन √5 कब होगा, √5 से छोटा वो तभी होगा जब x को आप बढ़ा लेंगे -√5 से, यानी माइनस का √4 ले लेंगे, तो वो आपका जो √4 है वो लेस देन आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप √3 से √5 से छोटी वैल्यू लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन, इससे √5 से लेस लेना है तो √5 से छोटी वैल्यू, x इज लेस देन √5। अब इसको जरा हम ड्रा करते हैं, देखिए क्या वैल्यूज बन रही हैं, 0, √3, √5, -√3, √5। x कहाँ से है, x इज लेस देन -√3, तो लेस देन -√3 यहाँ पे ये पूरी वैल्यूज, एंड x इज ग्रेटर देन √3 यानी ये कंप्लीट वैल्यू। इसके बाद वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -√5, ग्रेटर देन -√5 यहाँ से इस तरफ, एंड लेस देन √5 यानी यहाँ से इस तरफ। दोनों का कॉमन पोर्शन क्या बन रहा है, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए x इज इक्वल टू -√5 से -√3, -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5, ये बन रहा है,
यहाँ पर ये इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। और इसकी वो रेंज और पूछ रहा है, तो रेंज तो सिंपल है, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, यहाँ पर इसकी रेंज आपको मिल जाएगी।